जंग के हालातों के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। अभी तक ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे डाली है। ईरान के सरकारी मीडिया चैनल IRIB न्यूज में एक तस्वीर जारी की गई जिसमें लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप इस बार गोली चूकेगी नहीं। इन्हीं तस्वीरों में लहूलुहान डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई गई है। आपको याद होगा, साल 2024 में पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की गई थी। ये उसी घटना की तस्वीर है। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल द्वारा ये तस्वीरें दिखाना और ये लिखना कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं, सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी देने जैसा है। सरकारी टीवी चैनल पर दिखाई इस तस्वीर और इसकी धमकी भरी भाषा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर यही बातें चलती रही। ट्रंप पर हमले की जिस तस्वीर को दिखाकर धमकी दी गई है, वो तस्वीर 13 जुलाई साल 2024 की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान इसी दिन जानलेवा हमला इन पर किया गया था। पेंसिल्वेनिया में एक हमलावर ने मंच पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप पर कुल 8 फायर किए थे। इसमें पहले राउंड में 3 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से एक गोली उनके दाएं कान को छूते हुए निकल गई थी और वो घायल हो गए थे। इस वीडियो में गोली लगने की वजह से ट्रंप के कान और चेहरे पर खून दिख रहा था। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे बैठ गए थे, जिसकी वजह से हमलावर की ओर से चलाए गए अगले 5 राउंड की गोलियां फेल हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला एक 20 साल के युवक ने किया था, जो मंच के करीब 150 मीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री की छत पर था। अब इसे आप डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी किस्मत कह सकते हैं। उस दिन मंच पर आने के बाद उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने से मना कर दिया था। इसी पर उनका भाषण लिखा हुआ था, जिसे उन्हें पढ़ना था। आपको बता दें कि टेलीप्रॉम्प्टर की एक सेट पोजीशन होती है और उससे पढ़ने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित एंगल पर देखना पड़ता है। उस दिन ट्रंप ने लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने लोगों के सामान्य बातचीत करनी शुरू कर दी। यही कारण था कि जब हमलावर ने फायर किया तो मिली सेकेंड्स के अंतर से ट्रंप ने सिर घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगे, जिसकी वजह से गोली उनके कान को छूकर निकल गई। इस हमले में वो घायल तो हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। अगर उन्होंने सिर नहीं घुमाया होता तो ये गोली उनके माथे पर भी लग सकती थी। ऐसा माना जा रहा था कि हमले की जो पोजीशन है वो टेलीप्रॉम्प्टर के एंगल के हिसाब से सेट थी। और यही वीडियो, ये जानकारी देखिए। युद्ध के खतरों के बीच अब ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दी है कि इस बार उनकी किस्मत उन्हें बचा नहीं पाएगी और गोली नहीं चूकेगी। यानी ईरान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी वाला संकेत दिया गया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जनवरी 2022 में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें दिखाया गया कि ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं और इस दौरान 4 पहियों वाला एक रोबोट और एक ड्रोन उन्हें टारगेट करते हैं। इस वीडियो के साथ एक चेतावनी भी दी गई कि सुलेमानी के हत्यारे और हत्या का आदेश देने वालों को कीमत चुकानी होगी। इस धमकी को भी ट्रंप की हत्या करने की साजिश के तौर पर उस वक्त देखा गया था। इसके बाद साल 2025 जुलाई में खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद जवाद लारिजानी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर कहा कि ट्रंप अब से अपने रिजॉर्ट मार-आ-लागो में सन बाथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे वो ऐसा करेंगे एक माइक्रो ड्रोन सीधे उनके पेट पर निशाना लगाएगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर 3 बार हमले का प्रयास किया जा चुका है और इसमें एक बार तो ईरानी हमलावर पकड़ा गया था। साल 2024 यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्होंने ट्रंप की हत्या का प्लान बनाने वाले एक ईरानी नागरिक फरहाद शाकेरी को पकड़ा था। फरहाद शाकेरी को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भेजा था। फरहाद शाकेरी ने बाद में अपना जुर्म खुद भी कबूल कर लिया और उसने बताया कि ट्रंप की हत्या की जो पूरी प्लानिंग की गई थी उसे बताई गई थी। इसके अलावा उससे यह भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को 7 अक्टूबर 2024 को मारना है, मतलब तारीख भी बताई गई थी। इसीलिए जब ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की धमकियां देता है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसे हल्के में नहीं लेती हैं। ईरान को पता है, देखिए ईरान जानता है कि वो अमेरिका से पारंपरिक युद्ध में
जीत नहीं पाएगा। इसीलिए वो ट्रंप की हत्या करने की धमकी देकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में एक खलबली मचाना चाहता है। सच तो यह है कि ईरान अभी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उस पर हमले के बम वर्षक बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली सारी बैठकें कैंसिल कर दी। और अब यह खबर है कि अमेरिका ने ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का मन तो बना लिया है और इसीलिए उसने ईरान के आसपास अपनी मौजूदगी भी बढ़ानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी से हटाकर ईरान की तरफ तैनात कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। युद्ध की स्थिति में इसकी तैनाती को आखिरी चेतावनी समझा जाता है। इस स्ट्राइक ग्रुप को अभी तक चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसे ईरान की घेराबंदी के काम पर लगा दिया गया है। अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर हमला किया था तो हमले से पहले इसी की तैनाती की गई थी, और इसकी वजह यह है कि युद्ध के दौरान ये अकेले दम पर एक मोर्चा संभाल सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप में कई तरह के युद्धपोत एक साथ चलते हैं और इसके फ्लीट में एक या दो सबमरीन्स भी रहती हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को एयरक्राफ्ट सुपर कैरियर भी कहा जाता है। इसे आप अमेरिका का तैरता हुआ एक सैन्य बेस, एक पूरा मिलिट्री बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लाइट डेक करीब 4.5 एकड़ का है। इसमें एक बार में 90 सैन्य एयरक्राफ्ट, 90 फाइटर जेट्स जो है वो खड़े किए जा सकते हैं, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के छोटे से शहर की तरह है, जिसमें हर समय 5,680 नौसैनिक भी मौजूद रहते हैं, यानी एक पूरा बटालियन समझिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर भेजना एक बड़े युद्ध की शुरुआत का आखिरी चरण है। इसके मैदान में उतरने का मतलब है कि अमेरिकी सेना को एक हरी झंडी मिल जाना। हालांकि इस वॉरशिप की तैनाती से पहले ही अमेरिका ने काफी हद तक ईरान की जो समुद्री घेराबंदी है वो शुरू कर ली थी। ईरान के पास अमेरिकी नौसेना काफी एक्टिव हो गई है। ईरान के चारों तरफ ईरान को घेरने के लिए कई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए गए हैं। इस वक्त लाल सागर में, रेड सी में यूएसएस रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ गाइडेड मिसाइल सबमरीन सब तैनात है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में यूएसएस मित्शर, यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन, यूएसएस मैकफॉल, ये तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनको तैनात कर दिया गया है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ कई डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं और हर एक में 150 यानी 150 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स लगी हुई हैं। अमेरिका जब कोई कदम उठाता है तो पूरी तैयारी के साथ उठाता है। इसी बात की तस्दीक ये पूरी जानकारी कर रही है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के एक्शन की खबर ने ईरान को अब दहशत में ला दिया है। इस खबर के बाद उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उसे डर था कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट्स की मदद से हवाई हमला करने वाला है। कल रात ईरान ने नो टाइम जारी करके अपने एयर स्पेस को किसी भी तरह की हवाई गतिविधियों के लिए बंद कर दिया था। ईरान के आसमान में कल रात से केवल गिने चुने यात्री विमानों को ही अनुमति दी जा रही थी। फिलहाल ये एयर स्पेस खोल दिया गया है, लेकिन ईरान ने यह नहीं बताया है कि उसने नो टाइम क्यों जारी किया था। ईरान के डर की एक वजह अमेरिका के स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट भी है। अब ये क्या है? स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो अन्य फाइटर जेट्स में हवा में फ्यूल भरते हैं। यानी अगर किसी फाइटर जेट के जरिए ईरान पर हमला करने का प्लान बना तो उसके साथ स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरते हैं। इसका फायदा यह है कि फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग के लिए नीचे नहीं आना पड़ता है, आकाश में ही ये रिफ्यूलिंग कर दी जाती है। खबर यह है कि कल रात कतर के अल उदैद से अमेरिका के 6 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि KC-135S स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट को किसी अन्य अमेरिकी सैन्य बेस पर भेजा गया है या फिर ईरान पर हमले के लिए जा रहे फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग के लिए ही भेजा गया है। लेकिन इसकी मूवमेंट ने ईरान को
परेशान जरूर कर दिया है, उसकी नींद जरूर उड़ा दी है। क्योंकि पिछले साल जून में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स से ईरान पर हमला किया था, आपको याद होगा। उस वक्त B-2 बॉम्बर्स ने रिफ्यूलिंग के लिए कहीं भी लैंड नहीं किया था। उन्होंने अमेरिका के मिसूरी से उड़ान भरी थी और फिर लगातार उड़ान भरते हुए हमला किया और फिर वापस लौट गए थे। इस दौरान उनकी रिफ्यूलिंग इन्हीं स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स ने की थी। उस वक्त ओक्लाहोमा, जो ओक्लाहोमा सैन्य बेस है, वहां से 8 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स ने B-2 बॉम्बर्स के साथ उड़ान भरी थी, जिन्होंने रास्ते में उड़ान के दौरान ही उसमें फ्यूल भरा था। ईरान को डर है कि अगर स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, और इसके दो ही मतलब है। पहला ये कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स और अन्य फाइटर जेट्स को काम पर लगा दिया था और स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स रिफ्यूलिंग के लिए उड़े हैं, फिर से उसमें ईंधन भरने के लिए अगर कम पड़ता है। और दूसरा, ये स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स को मिडिल ईस्ट के सैन्य बेसिस पर तैनात किया गया है ताकि युद्ध शुरू होने के बाद इनसे मदद ली जा सके। ईरान के लिए युद्ध, दोनों ही स्थितियां युद्ध के ऐलान की ही तरह मानी जाएंगी। अगर अमेरिका को जिस पॉइंट पे भी लगेगा कि वो अपना गोल अचीव कर लेगा, वो हमला करने में देरी नहीं करेगा। एक्चुअली इस पूरे रीजन में अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी रुकावट है कि वो अपना एजेंडा आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वो है ईरान। तो ईरान के सिलसिले में कोई नरमी बरतने वाला नहीं है, कोई ढिलाई बरतने वाला नहीं है, ये आप यकीन रखें, मुझे पूरी तरह से ये यकीन है। अगर वो नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे पता है कि ये अचीव नहीं कर पाएगा, इस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। गोल क्या है? गोल है रेजिम चेंज। यानी अगर अमेरिका सोचता है कि वो आके हमला कर दे 4 जगहों पर, कुछ लोग उसमें मारे जाएं, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंच जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच जाए, तो ये अमेरिका का गोल हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका का गोल होगा, और बल्कि गोल अमेरिका का है रेजिम चेंज का। तो रेजिम चेंज इस तरह से होने वाला नहीं है, ये तय है। अमेरिका इससे पहले इसको आजमा चुका है। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना की मूवमेंट से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये साफ है कि ईरान पर हमला अब लगभग तय है और यूएसएस एब्राहम लिंकन की तैनाती ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। ऐसी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। वो बहुत तेजी से, बहुत बड़ा हमला करके युद्ध को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा किस तरह के हमले हुए, B-2 बॉम्बर्स लौट गए। अमेरिकी न्यूज चैनल NBC की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान पर होने वाला हमला बहुत तेजी से होना चाहिए, फास्ट एंड फ्यूरियस, ताकि उन्हें संभलने का मौका ना मिले और यह हमला इतना बड़ा हो कि उन्हें पलटवार का मौका भी ना मिले। ट्रंप चाहते हैं कि हमला शुरू होने के साथ ही ईरान में तख्ता पलट की स्थितियां बनने लगे। इससे ईरान की सेना को पलटवार का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को समझाया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में तो एक बार में ही रातों रात स्थितियां बदल गई। आप अंदर गए, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आए। वैसी स्थिति ईरान में नहीं होने वाली है। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि ईरान का तख्ता पलट आसान नहीं होगा, इसीलिए जल्दबाजी करने से बेहतर है पारंपरिक रूप से समय लेते हुए युद्ध करना। वैसे देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में अमेरिका ईरान पर भारी जरूर पड़ेगा। अगर अमेरिका एक बार में बड़ा हमला कर देता है तो ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अमेरिका लंबे युद्ध की तैयारी करता है तो भी ईरान बहुत ज्यादा दिनों तक उसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और ईरान इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। यानी अमेरिका और ईरान की सेनाओं में दूर दूर तक नंबर 1 और नंबर 16 कोई मुकाबला नहीं। अब देखिए, अमेरिका का रक्षा बजट ही ईरान की जीडीपी से 2 गुना है। रक्षा बजट वहां की जीडीपी से 2 गुना, सिर्फ रक्षा बजट। यह साफ है कि युद्ध होने पर ईरान अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, एक तरफा होगा। इसी वजह से अमेरिका की हर चेतावनी और उसकी हर सैन्य गतिविधि ईरान को परेशान करती है। अभी 2 दिन पहले ईरान ने प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी देने का ऐलान किया था। अब देखिए कैसे यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, अगर उसने प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी तो वो ईरान को बर्बाद कर देगा। इस धमकी का असर यह हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री न्यूज मीडिया में आकर फांसी देने वाले निर्णय से ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं बनाई है। सुनिए।
We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. देखिए, अमेरिकी धमकी से ईरान इतना डर गया कि उसने अपना फैसला ही वापस ले लिया, जबकि नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन का यह दावा है कि ईरान की जेलों में फांसी देना बहुत सामान्य सजा मानी जाती है। ईरान के विदेश मंत्री भले ही अपने देश की एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हों, वो वेस्टर्न मीडिया में आके अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की एक महिला पत्रकार ने अपने देश के हालात के बारे में एक ट्वीट किया, जिसने ईरान के सरकारी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मसीह एलिनेजाद, ये है महिला पत्रकार का नाम। मसीह एलिनेजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि ईरान के लोगों के संदेश के तौर पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के लोगों ने हार नहीं मानी है, वो सड़कों पर फिलहाल नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि हर गली, हर नुक्कड़ पर ईरानी सुरक्षा बलों की तैनाती है। जैसे ही वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को साथ में देखते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। ईरान के लोग डरे हुए हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं। वो ट्रंप से अपील करते हैं कि वो मदद करें ताकि लोग फिर से सड़कों पर उतर सके। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान चली जाए। ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट है, इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद है। केवल कुछ लोग ही एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से अपनी बात कह पा रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए मसीह ने ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। देश के हालात सुधारने के लिए बजाय ईरान के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें जून वाला किस्सा याद रखना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जो संख्या बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि ईरान के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 3,428 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ये वीडियो आपको याद होगा, हमने दिखाया था जब लाशें ही लाशें चारों तरफ दिखाई दे रही थी। कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 12,000 से ज्यादा है, कुछ 10,000 का दावा कर रहे हैं। ये बस बताता है कि किस तरह से असल जानकारी बाहर नहीं आ रही। संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले मारे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर जेनजी युवा हैं जो अपने देश के कट्टरपंथी शासन को हटाकर आजादी की मांग कर रहे हैं। सोचिए, ईरान के युवा जो अपने देश के सच्चे हालातों से वाकिफ है, वो खामेनेई के विरोध में प्रदर्शन करके मारे जा रहे हैं। हमारे देश में खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, करगिल में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की गई, खामेनेई के समर्थन में आवाज उठाई गई। देखिए, दुनिया के अंदर मजलूमों की हिमायत में अगर कोई गवर्नमेंट खड़ी है तो वो इस्लामी ईरान है। जहां भी जुल्म और सितम हो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में और उसके नाजायज औलाद नेतन्याहू के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस निज़ाम के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ एक साजिश रची। यहाँ कुछ देशों में अस्थिरता का दौर है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज से 2026 का चुनावी सीजन शुरू हो गया है। लेकिन एक तरफ चुनाव है, इधर करगिल में आपने देखा कैसे खामेनेई के हक में कट्टर चेहरे जिन्हें माना जाता है इस्लाम का, उनके लेकिन शिया चेहरा, उनके पक्ष में यह आवाज इसी भारत में बुलंद हो रही है। लेकिन अब बात 2026 की कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव भी है, लेकिन शंखनाद हो चुका है। आज जो चुनाव हुआ वो कहने को तो एक शहर का चुनाव है, बीएमसी का, कॉरपोरेशन का, लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग कॉरपोरेशंस में भी आज वोटिंग हुई है। लेकिन उसकी आर्थिक हैसियत 42 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है।
मैं बात कर रही हूं मुंबई के महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव की। बीएमसी के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इसे समझने के लिए मेरे पास एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल्स का डेटा है जो आपके आगे बताने जा रही हूं। मुंबई के कुल 227 वार्ड्स के चुनाव के लिए आज वोट पड़े। दोपहर 3:30 बजे तक बीएमसी के लिए मतदान प्रतिशत 41% रहा। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगमों के चुनाव में लगभग 46 से 50% वोटिंग हुई है। बीएमसी का आज का चुनाव 3 दशक का सबसे अहम चुनाव है क्योंकि यह चुनाव तय करने जा रहा है कि मुंबई का किंग कौन है। 1996 से 2022 तक मुंबई में शिवसेना का मेयर रहा। पिछले 4 साल से यहां कोई मेयर नहीं है, लेकिन 96 से 2017 के बीच यानी लगभग सोच लीजिए आप कि 20 साल बीजेपी के साथ मिलकर अविभाजित शिवसेना ने मुंबई की सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में उद्धव ठाकरे का मुंबई टेस्ट है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और इससे अलग हो चुके एकनाथ शिंदे की शिवसेना की चुनौती से निपटने के लिए 2 दशकों बाद किससे हाथ मिलाया? राज ठाकरे से। दोनों भाई जो 20 साल के बिछड़े हुए थे मिले क्योंकि अपने अस्तित्व की भी लड़ाई है। इस बार ये चुनाव ठाकरे परिवार की एकता के राजनीतिक असर को परखने का भी चुनाव है। ये चुनाव देवा भाव यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दमखम की भी परीक्षा है क्योंकि मुंबई में कभी भी बीजेपी का मेयर आज तक नहीं चुना गया। बात कांग्रेस की करूं तो 1995 के बाद से मुंबई में कांग्रेस का मेयर बना नहीं। क्या इसकी कोई संभावना है? इसीलिए यह चुनाव देश की नजरों में इस वक्त टिका हुआ है। इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आए हैं तो समझ लो कि मुंबई की मराठी जनता भी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है और उसका परिणाम आपको चुनाव में और निर्णय में दिखेगा। अब मैं बीएमसी के चुनाव पर एक्सिस माई इंडिया के नतीजे आपको बताने जा रही हूं क्योंकि जो एग्जिट पोल का अनुमान है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि महिलाएं और पुरुष ज्यादातर दोनों ही वर्ग सीधा जा रहे हैं बीजेपी प्लस यानी फडणवीस और शिंदे की तरफ। बीजेपी प्लस यानी फडणवीस शिंदे को 40% पुरुष और 44% महिलाएं वोट कर रही हैं। यूबीटी प्लस यानी ठाकरे ब्रदर्स को 33% पुरुष और 31% महिलाएं वोट कर रही हैं। कांग्रेस को 13% पुरुष 13% महिलाएं वोट कर रही हैं जबकि अन्य को 14% पुरुष 12% महिलाएं वोट कर रही हैं। अब देखिए एग्जिट पोल का जातिवार आंकड़ा क्या है। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीजेपी प्लस को 30% मराठी, 68% उत्तर भारतीय यानी हिंदी भाषी, 61% दक्षिण भारतीय और 12% मुसलमान वोट दे रहे हैं। यूबीटी प्लस को यानी ठाकरे ब्रदर्स को 39% मराठी यानी 50% से भी 1% कम, 19% हिंदी भाषी यानी उत्तर भारतीय और 21% दक्षिण भारतीय, 28% मुसलमान वोट दे रहे हैं। कांग्रेस प्लस को 8% मराठी, 2% उत्तर भारतीय, 8% दक्षिण भारतीय और 41% मुसलमान वोट दे रहे हैं। अन्य को 13% मराठी, 11% उत्तर भारतीय, 10% दक्षिण भारतीय, 19% मुस्लिम वोट मिल रहा है। अब देखिए बीजेपी प्लस को 24% ईसाई, 69% गुजराती राजस्थानी और 66% अन्य वोट दे रहे हैं। वहीं ठाकरे ब्रदर्स को 29% ईसाई, 18% गुजराती राजस्थानी, 13% अन्य वोट दे रहे हैं और कांग्रेस प्लस को 29% ईसाई, 4% गुजराती राजस्थानी, 11% अन्य वोट दे रहे हैं। अन्य को 18% ईसाई, 9% गुजराती राजस्थानी और 10% अन्य वोट दे रहे हैं। अब देखिए एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के वोटों का प्रतिशत क्या कहता है तो बीजेपी प्लस यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को मिल रहा है 42% वोट, ठाकरे ब्रदर्स को 32% वोट, कांग्रेस प्लस को 13% वोट और 13% अन्य को। यही जब वार्ड्स में तब्दील होता है तो वार्ड्स के में आप देखिएगा कि बीजेपी प्लस यानी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को 131 से 151 वार्ड, ठाकरे ब्रदर्स को 58 से 68 वार्ड, कांग्रेस प्लस को 12 से 16 वार्ड और अन्य को 6 से 12 यानी प्रचंड जीत महायुति की होते हुए दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स बताती हूं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक आपने देख ही लिया, लगभग अगर आप एवरेज निकालिए
तो 141 वोट देवेंद्र फडणवीस शिंदे को मिल रहा है, ठाकरे ब्रदर्स को 63, कांग्रेस को 14, अन्य को 9। यहीं जब आप देखेंगे जेवीसी के आंकड़े तो वो 138 दे रहे हैं शिंदे फडणवीस को, ठाकरे ब्रदर्स को 59 और यानी 59, 23 दे रहे हैं कांग्रेस को, 7 अन्य को। लगभग मिलता जुलता ही चारों है। सकाल का है जिसमें थोड़ा कम है आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे का 119, यूबीटी को थोड़ा सा बेहतर 75 वार्ड, कांग्रेस को 20, अन्य को 13। वहीं जनमत पोल्स के मुताबिक 138 लगभग अगर आप देखें तो एक्सिस माई इंडिया, जेवीसी और जनमत पोल्स काफी मिलते जुलते आंकड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स को वो भी 62 दे रहे हैं और 20 के आसपास दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। बीएमसी का चुनाव राजनीतिक दलों के बीच नाक की लड़ाई क्यों बन जाती है, इसे समझने के लिए हमें उसका बजट देखना होगा। 9 राज्य, भारत के ही 9 राज्यों से के बजट से ज्यादा है कॉरपोरेशन का बजट, और वो है बीएमसी का बजट। 2025-26 के लिए बजट देखिए 74,427 करोड़ रुपए। इसका बजट भारत के 9 राज्यों के बजट से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश जिसका 58,514 करोड़ है, अरुणाचल प्रदेश जिसका 39,842 करोड़ रुपए है, मणिपुर जिसका 35,103 करोड़ रुपए है, त्रिपुरा जिसका 32,423 करोड़ रुपए है, मेघालय जिसका 30,000 करोड़ रुपए है, गोवा जिसका 28,162 करोड़ रुपए है, नागालैंड जिसका 24,849 करोड़ रुपए है, सिक्किम का है 16,196 करोड़ रुपए, मिजोरम का है 15,198 करोड़ रुपए। यानी बीएमसी अपने आप में भारत का एक ऐसा पावर इंजन है जो कुछ राज्यों को भी पीछे छोड़ता है। और मैं अगर भारत के दूसरे महानगरों से भी तुलना करूं तो जहां बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रुपए है, दिल्ली नगर निगम का आप सोचिए कितना कम है कंपैरिजन में, सीधे 17,006 करोड़ रुपए। कोलकाता नगर निगम का 5,639 करोड़ रुपए, ग्रेटर चेन्नई नगर निगम का 8,405 करोड़ रुपए। आप सोचिए जो इस मुंबई को संभालेगा उसकी राजनीतिक हैसियत क्या होगी। मुंबई की अनुमानित जीडीपी 25,73,000 करोड़ रुपए है। देश की जीडीपी में 6% से ज्यादा योगदान है। मुंबई क्षेत्र से टैक्स कलेक्शन में 30% से ज्यादा योगदान होता है। ये वो मुंबई है जहां हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2024 की रिच लिस्ट में एशिया के सबसे ज्यादा 92 अरबपति रहते हैं मुंबई में। मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जहां 2013 में 1,724 फिल्में बनाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। मुंबई की धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जहां लगभग 2.39 वर्ग किलोमीटर में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। जाहिर है कि मुंबई पर जिसकी सत्ता वो महाराष्ट्र से लेकर देश की सत्ता में अहम हो जाता है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने मुंबई की इसी अहमियत को राजनीतिक रसूख में बदला था, लेकिन बाला साहब के बाद की शिवसेना बट गई। इसीलिए बीजेपी से अलग होने के बाद मुंबई की इस चुनावी परीक्षा में सबके लिए अपने अपने पॉइंट की लड़ाई है। के बीच संबंधों को फिर से बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं, सीमा विवाद सुलझाने के लिए बैठकें हो रही हैं, ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंच पर शीर्ष नेताओं की मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का चाइना जाना, एनएसए लेवल की बातचीत से लेकर डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू होने जैसे घटनाक्रम हुए, ताकि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर लाए जा सके। ऐसे वक्त में चाइना और भारत के बीच शक्सगांव वैली को लेकर तनाव बढ़ गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्सगांव वैली में चाइना लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। आज हम आपको इस इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि किस तरह चाइना इस इलाके में लगातार अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चाइना ने यह निर्माण एकदम से नहीं किए हैं, बल्कि वो लगातार कई सालों से इस क्षेत्र में सड़क और दूसरे ठिकाने धीरे धीरे बनाता जा रहा है। शक्सगांव वैली स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहले आपको इसकी भौगोलिक स्थिति समझनी चाहिए, हम आपको मैप पर दिखाना चाहते हैं। शक्सगांव वैली को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। इस घाटी का लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चाइना के कब्जे में है, जो सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में स्थित। पाकिस्तान ने 1963 में इसे बिना भारत की अनुमति के चाइना को दे दिया था। भारत का कहना है कि एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा है।
अब एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चाइना शक्सगाम वैली में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इन तस्वीरों के गहन विश्लेषण से यह पता चला है कि 2024-25 के दौरान इस घाटी में कंस्ट्रक्शन सपोर्ट साइट्स, सड़कें और टनलिंग का काम काफी बढ़ चुका है। आज तक द्वारा खास तौर पर हासिल की गई कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चलता है, यह हमारी ओसन टीम ने किया है, कि विवादित शक्सगांव घाटी पर चाइना का दावा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि वो इस घाटी में अपने सड़क नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसे कई कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक साइट्स का सपोर्ट मिल रहा है, जो पिछले 2 सालों में काफी बढ़ चुका है। नवंबर 2025 की इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में नई सड़कें, कंस्ट्रक्शन सपोर्ट साइट्स, सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और घाटी के अंदर चल रही टनलिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इनमें से कई जो नई साइट्स हैं वो भारत के सियाचिन ग्लेशियर के बहुत करीब है। 9 जनवरी को भारत ने इस निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद चाइना ने सार्वजनिक रूप से शक्सगाम घाटी में कंस्ट्रक्शन की पुष्टि भी कर डाली, जिससे साफ हो गया कि वहां चाइना की गतिविधियां चल रही हैं। एक सैटेलाइट इमेज में सियाचिन से 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहाड़ों में एक्टिव टनलिंग का काम दिख रहा है, जो घाटी में फैले एक बड़े जो चीनी सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस सैटेलाइट इमेज की पुरानी तस्वीरों से तुलना करने पर पता चला कि 2024-25 के दौरान निर्माण कार्य में तेजी आई। यह निर्माण उत्तर पश्चिम सेक्टर से शुरू हुआ, धीरे धीरे दक्षिण और फिर पूर्व की ओर बढ़ता गया। हाल ही में आइडेंटिफाई की गई सपोर्ट साइट्स में सीमेंट प्रोडक्शन या मिक्सिंग फैसिलिटीज जैसी चीजें दिख रही हैं, जिससे इस दूर दराज के और अलग थलग पड़े इलाके में भी बिना रुकावट के कंस्ट्रक्शन का काम हो सके, निर्माण का काम, और निर्माण के लिए सीमेंट जैसी चीजों की आपूर्ति होती रहे। तस्वीरों में अस्थायी शेल्टर्स, स्टेजिंग एरिया, मिट्टी हटाने वाली मशीनें भी दिख रही हैं। शक्सगाम घाटी काराकोरम रेंज के उत्तर में एक दूर दराज का ऊंचाई वाला गलियारा है, जिसके उत्तर में चाइना का शिनजियांग और दक्षिण में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। यह घाटी सियाचिन ग्लेशियर और कई काराकोरम पास के बहुत करीब है, जिसकी वजह से यह मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शक्सगाम घाटी में चाइना के प्रोजेक्ट्स का विरोध किया और कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का क्षेत्र है। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद चाइना के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिस जगह का भारत जिक्र कर रहा है वो चाइना के क्षेत्र का हिस्सा है। यहां चाइना की गतिविधियां आलोचना से परे हैं। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच हुए 1963 के सीमा समझौते को अवैध मानता है, इसीलिए शक्सगाम घाटी में किसी भी गतिविधि के लिए हम चाइना को मंजूरी नहीं देते। सुनिए। On the Chinese infrastructure build-up in via CPEC, as also in Shaksgam Valley. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. जिस शक्सगाम घाटी पर भारत ने अपना दावा किया है वो चीन का है। चीन के लिए अपनी धरती पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पूरी तरह उचित है। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों देशों के बीच सीमांकन किया था, और ये समझौता 2 संप्रभु राज्यों के अधिकारों का प्रयोग था। So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued this statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0,
we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. साफ स्पष्ट शब्दों में अब आपको शख्सगांव वैली से जुड़े पूरा विवाद और इसकी वजह समझाते हैं। वास्तव में इस विवाद की जड़ में पाकिस्तान है। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों में पहली जंग हुई। उस वक्त पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लगभग 30% हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है। दूसरी तरफ 1962 के युद्ध के दौरान चाइना ने एक साइचीन इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। उस वक्त भारत और चाइना के बिगड़ चुके संबंधों का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। इस दौरान चाइना और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के बीच सीमाओं का निर्धारण किया गया और साल 1963 में चाइना को खुश करने के लिए एक समझौते के तहत शख्सगांव घाटी चाइना को सौंप दी। इस समझौते के तहत घाटियों, नदियों को सीमा के निर्धारण का आधार बनाया गया। हालांकि भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इस तरह से शख्सगांव घाटी जैसे भारतीय क्षेत्र चाइना के कब्जे में आ गए। असल में शख्सगांव घाटी का यह हिस्सा चाइना को उस देश ने दिया जिसका खुद का उस जगह पर कोई अधिकार नहीं था। अब इस समझौते में चाइना और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को विवादित क्षेत्र माना और चाइना ने इसमें बातचीत का प्रावधान रखा। इस समझौते के आर्टिकल 6 के अनुसार कश्मीर विवाद सुलझाने के बाद जो भी नया अधिकारी होगा, यानी जिसके पास कश्मीर का नियंत्रण होगा, वो औपचारिक सीमा संधि करने के लिए चाइना के साथ बातचीत करेगा। यानी चाइना ने बहुत चालाकी से इस समझौते में आर्टिकल 6 जोड़कर खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटस्थ दिखाने की कोशिश की, जैसे कि वो कश्मीर विवाद में पड़ नहीं रहा है। लेकिन हकीकत यह थी कि चाइना ने शख्सगांव घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया, चालाकी से यहां अवैध निर्माण भी शुरू कर दिए। शख्सगांव घाटी की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए चिंता की वजह है। शख्सगांव घाटी सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, उसके ठीक उत्तर में स्थित है, बहुत करीब है। दरअसल पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के तहत सियाचिन पर कब्जा करना चाहता है। उसके खिलाफ भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और इसके जरिए भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। और यहीं से भारतीय सेना चाइना और पाकिस्तान दोनों पर यहीं से नजर रखती है। ऐसे में जब चाइना सियाचिन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर अवैध निर्माण कर रहा है, सड़कें बना रहा है, तो भारत के लिए चुनौती पैदा हो रही है। इसकी वजह से सियाचिन पर 2 मोर्चों से हमले का खतरा रहेगा। इस निर्माण की वजह से भारतीय सीमा के पास चाइना की गश्त बढ़ जाएगी। पहाड़ी इलाके, खराब मौसम के कारण यह क्षेत्र ज्यादातर बिना आबादी वाला है। दशकों तक चाइना ने सियाचिन के पास ऊपरी शख्सगांव घाटी में सड़कें बनाने से परहेज किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह पैटर्न बदल गया लगता है। चाइना ने वैली में रोड और सैन्य ढांचे का निर्माण तेज कर दिया है। चैलेंज है और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि चीन पर भरोसा करने से पहले उस पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। अब हमारी अगली खबर भारत की मजबूत साख का उदाहरण है। साल 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है। यह रैंकिंग बताती है कि किसी देश के पासपोर्ट की कितनी अहमियत है, उसका कितना रुतबा है, रसूख है, और इस देश के लोग कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाली संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने इस साल की रैंकिंग में भारत को 5 पायदान ऊपर आंका है। साल 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें नंबर पर आ गया है, जबकि पिछले ही साल यानी 2025 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर था। 85 से हम 80th पोजीशन पर आए हैं, यानी पिछले एक साल में भारतीय पासपोर्ट ने 5 पायदान की छलांग लगाई। और इसी के साथ अब भारत के लोग 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट की मजबूती किसी देश के नागरिकों की अहमियत दिखाती है, इसीलिए जो मजबूत पासपोर्ट वाले देश हैं, उनके नागरिकों को कई देश वीजा फ्री एंट्री देते हैं या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देते हैं। सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का माना जाता है, जो लगातार 3 वर्षों से नंबर 1 पायदान पर है। पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर 1 होने का फायदा सिंगापुर के लोगों को मिलता है। यहां के नागरिक दुनिया के 192 देशों में 192 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर जापान और दक्षिण कोरिया है। यहां के लोग 188 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस रैंकिंग के हिसाब में सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जिसकी रैंकिंग 101 है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है, 98वें नंबर पर। बांग्लादेश दुनिया का 188वां
ये जो माफ कीजिएगा 95 नंबर पर है, तो 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पासपोर्ट के हालात उसकी छवि से जुड़ी है। दुनिया जानती है कि ये देश कैसे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने इन जैसे देशों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने दुनिया के 75 देशों के लोगों को अस्थायी नागरिक बनने से संबंधित वीजा देना बंद कर दिया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सीरिया, सोमालिया, येमेन और सूडान जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने जिन 75 देशों के नाम जारी किए वो ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता, भुखमरी, मानवाधिकारों पर खतरा है। ये वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता था जो अपने देश के खराब हालातों की दुहाई देकर अस्थायी रूप से अमेरिका में बसना चाहते थे। अब दरवाजा बंद, पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। बार बार यहां से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जाते थे, अपने देश की खराब परिस्थितियों का हवाला देकर वहां पर वो मांगते हैं कि हमें यहां पर आप रहने दीजिए। अब ये नहीं हो पाएगा, अमेरिका ने बंद कर दिया। अवैध प्रवासी संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने तय किया है कि 75 देशों के नागरिकों को अस्थायी निवास का वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका का मानना है कि इन देशों के लोग इस वीजा के जरिए अमेरिका में बस जाते हैं और वहां के अमेरिकी नागरिकों का हक, उनके संसाधन छीन लेते हैं। अमेरिका भी मानता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, वहां मानवाधिकारों का संकट है, जबकि पाकिस्तान ऐसा माहौल बनाता है जैसे अमेरिका के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। सच तो यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक बदहाल, फटेहाल, बर्बाद देश समझता है और वहां से आने वाले लोगों को खुद पर बोझ मानता है। अब टिकने नहीं देगा अमेरिका।